हेलो स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में आपके साथ AER 75 सुरभि सिंगारा जुड़ी है और आज हम आपको आंसर राइटिंग कैसे करना चाहिए इसके बारे में बताएंगे और 10 मार्क का 15 मार्क का क्वेश्चन को कैसे अटेंड करना चाहिए। और इस वीडियो में हमने 2021 के कुछ क्वेश्चंस को भी डिस्कस किया है कैसे हम क्वेश्चन को अटेंड करना चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर वीडियो। पहला क्वेश्चन है कि टू व्हाट एक्सटेंट डिड द रोल ऑफ मॉडरेट प्रिपेयर ए बेस्ट फॉर द वाइडर फ्रीडम मूवमेंट। तो इसका आंसर आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा होना चाहिए और कैसे इसको अप्रोच करते हैं? जी सर। सर पहले तो ये एक 15 मार्कर है, तो हमें अराउंड 250 वर्ड्स में इसका आंसर लिखना है। फिर टू व्हाट एक्सटेंट डिड द रोल ऑफ मॉडरेट्स प्रिपेयर, तो आई और कमेंट भी इसका एंड में कीवर्ड है। तो हमें इसको दोनों साइड्स एनालाइज करनी है कि मॉडरेट्स ने कैसे वाइडर बेस प्रिपेयर किया और फिर वो क्या बेटर कर सकते थे या कैसे वो लैग कर गए। एंड आई थिंक एंड हमेशा एक पॉजिटिव नोट पर करना चाहिए, एक फ्यूचरिस्टिक कंक्लूजन देते हुए। तो इसमें सबसे पहले तो कीवर्ड्स आइडेंटिफाई करेंगे। पहला कीवर्ड है रोल ऑफ मॉडरेट्स और सेकंड है बेस फॉर वाइडर फ्रीडम मूवमेंट। तो हम इंट्रोड्यूस करने के लिए या तो हम मॉडरेट्स की डेफिनेशन दे सकते हैं कि मॉडरेट्स कौन थे, उनका क्या रोल था इंडिया की फ्रीडम मूवमेंट में, या कोई भी ऐसी इंट्रोडक्शन जो इस क्वेश्चन को कॉन्टेक्स्ट दे रहे हो। जैसे मैंने अपने आंसर में मॉडरेट्स के रोल से ही इंट्रोड्यूस किया था दैट मॉडरेट्स वर the initial set of leaders who helped establish a wider base for the movement as well as played the foundational role in India's freedom struggle. तो उसके बाद टू व्हाट एक्सटेंट डिड दे एस्टैब्लिश अ बेस, तो नंबर वन की मॉडरेट्स का क्या रोल था वाइडर बेस एस्टैब्लिश करने में, ये फर्स्ट पार्ट ऑफ द आंसर होगा। इसमें आप आंसर्स तो आई थिंक सब लिखेंगे इसमें पॉइंट्स, पर आप जितना क्रिस्प पॉइंट्स लिख पाए और उनको अगर किसी तरह से ब्रेक कर पाए, जैसे आप लिख सकते हैं कि इकोनॉमिकली उन्होंने कैसे वाइडन किया। उन्होंने ड्रेन थ्योरी ऑफ वेल्थ की, जिसमें उन्होंने बताया, क्रिटिक दिया कि कैसे ब्रिटिशर्स इंडिया की वेल्थ को ड्रेन कर रहे थे और अपने बेनिफिट के लिए यूज कर रहे थे। तो इकोनॉमिकली उन्होंने क्रिटिक देते हुए ज्यादा लोगों को ब्रिटिशर्स की इंडिया के फ्रीडम इंडिया में रहने के हार्म्स बताए और उनको मूवमेंट में इंक्लूड करने की कोशिश की। सेकेंडली उन्होंने लाइब्रेरीज एस्टैब्लिश करी डिफरेंट कॉर्नर्स ऑफ द वर्ल्ड में, जहाँ पे न्यूज़पेपर्स के थ्रू डिस्कशन होते थे। तो इसको आप एक एक फ्रेज दे सकते हैं कोई भी, एनहांसिंग द रीच टू रिमोट एरियाज, या कोई भी एक क्रिस्प फॉर्म में आप लिखते हैं। थर्डली मॉडरेट्स का क्या रोल था, मॉडरेट्स ने इश्यूज की अवेयरनेस इंक्रीज करी थ्रू डिस्कशंस, जिससे डेली लाइफ में लोगों का ब्रिटिशर्स की वजह से क्या हार्म हो रहे थे लोगों की लाइफ में, उनको पॉइंट आउट किया। तो इस तरह आप 4-5 पॉइंट्स लिखिए जिसमें मॉडरेट्स ने बेस को वाइडर करने में हेल्प किया। उसके बाद सेकेंड पार्ट ऑफ द आंसर में आप बताएं कि कहाँ पे वो लैग कर गए, क्योंकि कमेंट कीवर्ड है तो हमें दोनों साइड एनालाइज करनी है। तो नंबर वन, मॉडरेट्स वर नॉट इन फेवर ऑफ अ मास मूवमेंट। वो मूवमेंट को इनिशियल स्टेजेस में लिमिट करना चाहते थे, तो ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकेंडली, विमेन की इंक्लूजन मॉडरेट्स के टाइम पे कम थी। थर्डली, क्योंकि मॉडरेट्स के जो मेथड्स थे प्रेयर एंड पिटिशन, उसमें सिर्फ एजुकेटेड लोग या लिटरेट लोग पार्ट ले पाते थे, बाकी लोग नहीं उतना इन्वॉल्व हो पा रहे थे। इस तरह आप 4-5 पॉइंट्स लिखें जिससे मॉडरेट्स जो थे वो वाइडर बेस नहीं दे पाए फ्रीडम मूवमेंट्स को। अब ऐसे पॉइंट सोचने के लिए अगर आपने स्पेक्ट्रम 4 to 5 टाइम रिवाइज करी है और आपने उसको एनालाइज किया है पढ़ते वक्त इस एंगल से, जैसे मॉडरेट्स का एक्सट्रीमिस्ट का रोल एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो ऑलमोस्ट हर साल यूपीएससी पूछ रही है। तो आप जब भी स्पेक्ट्रम में मॉडरेट्स वाले चैप्टर पे जाएंगे, आप उसको इसी माइंडसेट से पढ़ें कि इनका रोल क्या था मूवमेंट में, इनके क्या पॉजिटिव्स थे, इनके क्या नेगेटिव्स थे। जब आप उस तरह से सोचते हुए पढ़ेंगे तो आप यहाँ पे लिंक कर पाएंगे। जब आप देखेंगे, जैसे आप आईएनसी देखेंगे, तो मॉडरेट्स थे जिन्होंने आईएनसी का बेस एस्टैब्लिश किया था। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस एक पैन इंडिया मूवमेंट थी, उससे भी उन्होंने फ्रीडम मूवमेंट को वाइडन करने की कोशिश की। तो ऐसे आप जितना क्रॉस लिंकेजेस एस्टैब्लिश कर पाएंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस वाले चैप्टर से,
रिलीजियस मूवमेंट वाले चैप्टर से। मॉडरेट्स जो थे वो रिलीजियसली ज्यादा इंक्लूसिव थे और एक्सट्रीमिस्ट के टाइम पे रिलीजन बिकेम अ फैक्टर इन द फ्रीडम मूवमेंट, तो डिवाइड्स क्रिएट हो गए थे। तो मॉडरेट्स ने सेक्युलर अप्रोच फॉलो किया जिसकी वजह से फ्रीडम मूवमेंट वाइडन हुआ। तो आप ऐसे अगर हर एक चैप्टर भी अगर स्पेक्ट्रम का याद कर पाएंगे, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, आईएनसी, गांधी, तो आप देख पाएंगे कि कैसे मॉडरेट्स ने हर स्टेज पे इंक्लूजन किया या कैसे वो लैग कर गए। तो इस अप्रोच से अगर आप स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं तो आई थिंक ये एक इजी क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में रिपीट भी हुआ है और आप आंसर कर सकते हैं। और कंक्लूजन में आप ये बता सकते हैं, जैसे मैंने ये कोट यूज किया था कि टुडेज मॉडरेट्स आर यस्टरडेज एक्सट्रीमिस्ट्स। तो बेसिकली हर स्टेज में जो भी आइडियोलॉजी शो करते हैं वो मॉडरेट्स वो एक्सट्रीमिस्ट होते हैं, और नेक्स्ट फेज में जब उनसे ज्यादा एक्सट्रीम आइडियोलॉजी वाले लोग आ जाते हैं तो वो मॉडरेट्स बन जाते हैं। तो मैंने ऐसे एंड किया था कि टुडेज मॉडरेट्स आर यस्टरडेज एक्सट्रीमिस्ट। The moderates played an important role in sowing the seeds for the freedom movement, which were taken forward by the extremists, and therefore we should recognize the role that was played by both in their respective domains. तो ऐसे एक पॉजिटिव नोट पे मैंने एंड किया जिसमें मैंने मॉडरेट्स के रोल को क्रिटिसाइज नहीं किया, रादर ये आउटलुक दिया कि मॉडरेट्स ने जो इनिशियल सीड्स थे वो बहुत अच्छे से सो किए थे और उन्हीं की फाउंडेशन पे एक्सट्रीमिस्ट उसे आगे ले जा पाए थे मूवमेंट को। ओके, आई थिंक मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा यहाँ से कि कैसे आपको इंट्रोडक्शन लिखना है, कैसे आपको मेन बॉडी में पॉइंट्स लिखने हैं और कैसे कंक्लूजन पॉजिटिव नोट पर आपको खत्म करना है। तो इस चीज से आपको ये समझ में आएगा। हालांकि जो बिगिनर है उनको तो अभी इस चीज से कुछ बहुत ज्यादा समझ में नहीं आ पा रहा होगा, लेकिन आपको अप्रोच देखना है कि आपको क्वेश्चन को कैसे मतलब अटेंड करना है। अच्छा सुरभि, मैं ये भी काफी टॉपर से सुनने को मुझे मिलता है कि जो स्टैटिक पोर्शन के नोट्स हैं या स्टैटिक पोर्शन के जो क्वेश्चन आंसर है हम पहले ही फ्रेम कर सकते हैं या पहले ही फ्रेम करके रखना चाहिए। तो इसमें आपका क्या पॉइंट है? सर आई थिंक हम एग्जैक्टली फ्रेम करके नहीं रख सकते, बट हम थीम्स रेडी कर सकते हैं। जैसे हमने अभी देखा कि एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स का क्या रोल था, वो एक बहुत कॉमन थीम है। तो आप उस पे एक कॉम्प्रिहेंसिव नोट बना लें जिसपे उनका रोल क्या था, उनके पॉजिटिव्स क्या थे, उनके नेगेटिव्स क्या थे, उनकी वैल्यू एडिशन क्या थी सोसाइटी के लिए, इकोनॉमी के लिए, रिलीजन के लिए, आइडियोलॉजी के लिए। तो इस तरह से आप कॉम्प्रिहेंसिवली जो टॉपिक्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बार बार डील किए जा रहे हैं उनको कवर कर लें। सिमिलरली मान लीजिए एसएचजीज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, जिसपे ऑलमोस्ट हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी उनका इकोनॉमिक इम्पैक्ट, कभी फाइनेंशियल इंक्लूजन पे इम्पैक्ट, कभी सोशल इम्पैक्ट। तो आप जब 5-6 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालाइज कर लेंगे तो आप ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे। अब सिमिलरली आप एसएचजीज पे एक नोट बना ले जिसपे आप उसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट देखें कि उसके लिए गवर्नमेंट एक मूवमेंट लेके आए, एसएचजी बैंक लिंकेज प्रोग्राम स्कीम, उसके अंडर क्या हुआ, उससे फाइनेंशियल इंक्लूजन हुई, कितने लोगों के बैंक अकाउंट्स खुले, ये डेटा प्रिपेयर करके रख लें। सिमिलरली सोसाइटल इम्पैक्ट की विमेन का एम्पावरमेंट किया एसएचजीज ने, कुटुम्बश्री मूवमेंट है, और 2-3 एग्जाम्पल्स इकट्ठे कर ले जिसमें एसएचजीज ने सोसाइटी में विमेन का या किसी और सेक्शन का एम्पावरमेंट किया। इस तरह से आप ब्रॉड थीम्स को कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कर ले। तो आई थिंक वो ही एक स्ट्रक्चर होता है जो आपको बहुत सारे टाइप्स ऑफ आंसर्स डील करने में हेल्प करता है। तो आई थिंक मुझे लगता है आप लोगों को काफी कुछ समझ में आया होगा कि कैसे आंसर राइटिंग करना चाहिए और काफी अच्छे से सुरभि ने एक्सप्लेन किया है आंसर राइटिंग के लिए। इसी के साथ मुझे लगता है कि हम एक और क्वेश्चन को यहाँ ले सकते हैं, अगर आपके पास समय तो सुरभि हम एक और क्वेश्चन ले लें। आप ब्रॉड वे में उनको समझा दीजिएगा कि कैसे इस क्वेश्चन को अटेंड करना चाहिए। 13 मार्क का क्वेश्चन है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। How have the recommendation of the 14th Finance Commission of India enabled the state to improve their fiscal position? जी सर, तो अगेन सबसे पहले तो ये 10 मार्कर है, तो हमें ये ध्यान में रखना है कि हम अराउंड 1.5 पेजेस से इसको एक्सीड ना करें। तो अब इसमें क्या कीवर्ड्स है, 14 फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन एंड स्टेट्स की फिस्कल पोजीशन। तो इसमें मैंने इंट्रोड्यूस किया था स्टैटिक क्वेश्चन से कि आर्टिकल 280 में फाइनेंस कमीशन इस्टेब्लिश करने का प्रोविजन है जो हर 5 साल में इस्टेब्लिश होती है टू गिव recommendations for fiscal position of states, devolution of funds, etc. उसके बाद अब हम इसको ऐसे भी अप्रोच कर सकते हैं कि हम
एक ब्रॉड हेडिंग बना दें कि 14 फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशंस ने कैसे इम्प्रूव किया, और फिर हम लिखें कि उन्होंने हॉरिजॉन्टल डेवल्यूशन इंक्रीज करी फ्रॉम 32% टू 42%, जिससे स्टेट को ऑटोनॉमी मिली एक्सेट्रा। बट ये शायद रीडर के लिए आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाए। अगर आप रादर एक टेबल बना दें, फर्स्ट कॉलम में आप लिखें कि क्या रिकमेंडेशन थी, सेकेंड कॉलम में आप लिखें कि उससे क्या इम्पैक्ट हुआ, तो जो भी आपका आंसर चेक कर रहा है वो बहुत इजीली देख पाएगा कि आपको सबसे पहले तो लेफ्ट कॉलम में आपने सारे रिकमेंडेशन लिखे हैं, तो आपको पता है क्या रिकमेंडेशंस थे, एंड फिर सेकंड कॉलम में आपने उनका इम्पैक्ट डील किया है, तो आप एनालाइज भी कर पा रहे हैं कि क्या इम्पैक्ट थे। तो वो एग्जामिनर के लिए रीड करना इजी हो जाएगा और आपको शायद ज्यादा रिवॉर्ड किया जाए। तो जैसे आपने जब कॉलम बना लिया, तो फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट पार्ट में आप लिखें कि enhanced devolution from 32 to 42%। फिर सेकंड में आप लिखें increased fiscal autonomy to states। तो इस तरह छोटे छोटे फ्रेजेस में लिखते हुए आप कवर कर सकते हैं। अब जैसे जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आया, तो उस वक्त 15th फाइनेंस कमीशन न्यूज में चल रही थी, तो मैंने 15th पढ़ी थी, मैंने 14th नहीं पढ़ी थी, जबकि बार बार हमें बताया भी जाता है कि अगर मान लीजिए कोई भी चीज न्यूज में है, अगर 15th फाइनेंस कमीशन न्यूज में है, तो आप एक बार 14th भी जाकर देख लीजिए, क्योंकि फाइनेंस कमीशन एज अ टॉपिक इटसेल्फ न्यूज में आ गया है। तो अगर 15th न्यूज में है तो 14th पूछने के चांसेस बढ़ सकते हैं। ऐसा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे देखा गया है, जब 14th फाइनेंस कमीशन न्यूज में थी तो यूपीएससी ने 13th फाइनेंस कमीशन के बारे में पूछा था। तो ये एक आइडेंटिफिकेशन फ्लॉ था जो मैं नहीं कर पाई, पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेसिस पे करना चाहिए। अब जब मुझे 14 फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन अच्छे से याद नहीं थे, तो मैंने कैसे डील किया। नंबर वन, मुझे ये पॉइंट याद था कि डेवल्यूशन कितना इंक्रीज हुआ है 32 से 40%, वो मैंने मेंशन किया। फिर सेकेंडली मैंने कुछ जेनेरिक पॉइंट्स मेंशन कर दिए जो शायद जनरली लास्ट कुछ फाइनेंस कमीशन के लिए ट्रू रहे हैं, जैसे पंचायत से म्यूनिसिपैलिटीज को फंड डेवल्यूशन इंक्रीज किया। वो मैं उसके बारे में श्योर नहीं थी, पर मैंने लिखा क्योंकि उसकी प्रोबेबिलिटी हाई थी। इस तरह मैंने कुछ 3-4 जेनेरिक पॉइंट्स बना दिए जो शायद 14 फाइनेंस कमीशन ने रेकमेंड किए होते, एंड उसके बेसिस पे मैंने फिर उनका इम्पैक्ट लिख दिया। तो आप इस तरह से भी जिन क्वेश्चंस के बारे में अगर एग्जाम में आपको इनसफिशिएंट नॉलेज है, तो आप कुछ जेनेरिक पॉइंट्स डाल सकते हैं रादर देन उसको ब्लैंक छोड़ें। यस, मतलब मैप्स का भी इंपॉर्टेंट रोल है, डायग्राम्स का भी इंपॉर्टेंट रोल है, फ्लो चार्ट्स का भी है। जैसे आप हिस्ट्री में मैप का यूज कर सकते हो, ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी तो डायग्राम का यूज कर सकते हो। तो आपको इन चीजों का यूज करना है, क्योंकि एग्जामिनर आपके जो एग्जाम की कॉपी चेक कर रहे हैं, वो अगर आप ये पैराग्राफ्स वगैरह में अपने आंसर्स को लिखेंगे तो आपको मार्किंग इतनी ज्यादा हाई नहीं मिलेगी। अगर आपको टॉप रैंकिंग में आना है तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे सुरभि ने बताया। जैसे अभी सुरभि बता रहे थे कि अगर आप कुछ चीज रिलेट नहीं कर पा रहे तो आप उसके बारे में कुछ तो लिखें ताकि आपकी मार्किंग उसमें आ पाए। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अप्रोच रखना चाहिए, जैसे अभी सुरभि ने मेंशन किया है।